विचारधारा का विषय है। हम ये मान करके चलते हैं सनातन धर्म होना चाहिए, अच्छा धर्म है, जियो और जीने दो का नारा देना चाहिए। हम लोगों की सोच पहले भी यही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और रहा नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम, नेपाल हमारा सहोदर भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन नेपाल कभी भी या भारत आपस में एक दूसरे के पॉलिटिकल सिस्टम हस्तक्षेप नहीं करते, न करना चाहिए। हाँ, अगर एक दूसरे से कोई रिश्तेदार, मित्र या रिश्ता होने के नाते कोई सलाह किसी से लेता है तो उसको सलाह देनी चाहिए। ये अच्छा कार्य है, ये गलत कार्य है। तो आप लोग भी आपस में, कोई आपका मित्र आपसे कुछ बात पूछे कि ये मुझे करना है, बेटी की शादी करनी है या कोई मकान बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए, गलत क्या है, ठीक क्या है, तो सलाह दे देनी चाहिए। लेकिन किसी भी कंट्री के राजनीतिक क्षेत्र में किसी दूसरे कंट्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप ना करने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते अलग हो गए। रिश्ते जनता से जनता के, सरकार किसी की बने, वो एक अलग विषय है। ये हम लोग सोच करके चलते हैं। तो नेपाल कौन कंट्री है? नेपाल तो हमारा रिश्तेदार है, भाई बंद है। यहाँ इतने सब लोग आते रहते हैं, हम लोग भी आते जाते रहते हैं। तो ये सारा हम लोग सोच करके चलते हैं। सरकार यहाँ आगे भी रही है, अभी भी है, अच्छा कार्य हो रहा है। नेपाल बिल्कुल तरक्की करेगा हर रास्ते के अंदर। और हम तो कहते हैं नेपाल क्या, भारत भी हिंदू राष्ट्र हो, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र हो, म्यांमार भी हो, भूटान भी हो, बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। आज का जो म्यांमार है वो पहले बर्मा होता था। आज जो राजधानी यंगून है पहले वो रंगून होता था। जब 1943 में पहली आज़ाद हिंद सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, जब भारत आज़ाद हुआ, उस दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस दौरान का बर्मा और ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सभी का एक प्रधानमंत्री होता था। और वहाँ पे पाकिस्तान की गायिका थी, उसका एक उदाहरण और सबूत मैं आपको दे देता हूँ। बड़ा पुराना गाना है, सुरैया ने गाना गाया था ये कि मेरे पति गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तेरी याद से जाती। क्योंकि तब वो भारत का हिस्सा था, आज वो अलग कंट्री बना है। तो इसलिए सीमाएं के बंटने से या वस्त्र के बदलने से आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ति का अंदर से ये होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे अपने हैं। और नेपाल और भारत वही फील करता है। इसलिए आज मैं समझता हूँ कि जितनी मैंने बातें कही है, जो मुझे ऋषि जी ने कहा, इनके ऊपर स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। सीमांकन का रहा है, सीमाएं क्या है कि नेपाल का भारत से जो सीमा है वो बंगाल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इतना एक ये लंबा एक रास्ता है। क्योंकि नेपाल इस तरह से है, वो ऐसे नहीं है, इस तरह से है वो। तो पहाड़, नदी, नाले, इतना लंबा बॉर्डर्स है, तो उसके ऊपर इनका तार लगाना या वो करना वो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि एक ही चीज़ है सभी ये सीमा के ऊपर। जैसे एसएसपी के बारे में जैसे सीमा विवाद आता है, इसे कैसी है? देखो, विवाद क्या है, उसका एक ही कारण मैंने बताया है, ये एक ही रीजन उसका है। अभी और भी सीमा के विवाद भारत के अंदर 1-2 बॉर्डर्स के ऊपर हुई हैं, लेकिन ये सब दिल का रिश्ता है। थोड़ी बहुत बातें अगर ये लगता है कि नहीं, या बताओ गढ़वाल के अंदर जो अपने पहाड़ है, कैसे सीमा का हो पाएगा? वो तो हमें आपस में एक अंडर म्यूचुअल करना पड़ेगा। भारत नेपाल एक ही है। थोड़ा बहुत इधर वो आ गए, यहाँ बैठ गए। भी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो नेपाल में रहते हैं, खेत है उनके घर जो है यूपी के अंदर है, कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही है। एक गंगानगर जगह है हिंदुस्तान के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं गंगानगर में घर है उनका, और बॉर्डर पार पाकिस्तान में उनके खेत हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आज भी नेपाल के अंदर भी हैं। बंगाल का कुछ बॉर्डर इस टाइप का है कि वो रहते बंगाल में है, काम यहाँ नेपाल में करते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ। सीमाओं का मूल्यांकन और नामांकन होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से बंटवारा है कि आज भी वोटर यहाँ के हैं कुछ और उनका घर वहाँ पे है। ये चीज़ें हैं अंदरूनी सरकार के विषय, उनको बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। हम इनके पक्ष में हैं, आपस में एक दूसरे की बात को समझ के कि नहीं अच्छा क्या है उसको मान लेना चाहिए। जी, एनी क्वेश्चन? जर्नलिस्ट नेपाल का है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जनमत संग्रह राजनीति का विषय नहीं है।
ये जनता का विषय है। जब जनता वोट डालती है तो वोट डलता है विकास के लिए। मैं आपको यहाँ फैक्ट्री लेके आऊँगा, मैं बिजली घर बनवा दूंगा, मैं रोड बनवा दूंगा, या ये कार्य कर दूंगा, यहाँ स्कूल खोल दूंगा, यहाँ एलिनिया मेडिकल हॉस्पिटल खोलूंगा, उसके ऊपर राजनीति होती है। लेकिन धर्म के ऊपर ये जो आपने विषय कहा है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जनमत संग्रह का विषय है। इंडिया में भी तो धर्म में ये राजनीति से प्रेरित विषय नहीं है, राजनीति से अलग का विषय है। राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल्स, फंडामेंटल राइट्स और उनके जीवन की सुरक्षा, खान पीन, इनके ऊपर राजनीति होती है। धर्म और राज संस्था ये पब्लिक, ये अंदर की आवाज होती है। अंदर की आवाज होती है कि मुझे किस पद्धति में पूजा करनी है, किस व्यक्ति के बस में जाना है। ये नेपाल का खुद का विषय है, भारत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना इसको अच्छा है। दिल्ली सरकार ने बार-बार नेपाल को आक्रमण किया है, 9 महीना भी बंद करके, फिर मोदी सरकार ने नेपाल को के आक्रमण करने सोचते हैं क्या? एक तो दिल्ली सरकार हमारी है नहीं, दिल्ली सरकार केजरीवाल की है। 9 महीना तक होगा ना। भारत से दिल्ली सरकार ने क्यों आक्रमण करते हैं आपके देश? तो दिल्ली सरकार ने क्या किया मुझे जानकारी नहीं है। भारत सरकार ने क्या किया मेरे साथ पूछ लो। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली सरकार का मुझे पता नहीं वो क्या करता है, भगवान केजरीवाल की बुद्धि से मुझे जानकारी नहीं। दिल्ली सरकार का नहीं, हाँ, लेकिन भारत का कोई गलती है तो आप मुझे बताएं क्या? भारत ने तो गलती किया है ना, क्या बताओ? 9 महीना बंद करके नेपाली को तो खाना से क्या बंद किया? हर एक बार बंदी भारत सरकार ने नहीं की। नाकाबंदी के दोषी कुछ यूपी के गवर्नमेंट के लोग उस दौरान के, और कुछ बिहार के दौरान के, उन लोगों की वजह से हुआ था। और वो नाकाबंदी वहाँ खुली थी और मैं खुद आके टीवी पे बोल करके यहाँ पे गया था। भारत में जिन प्रकार के बिहार में इससे ज्यादा कई साल अभी आक्रमण होते, इसी प्रकार का रणनीति अभी नेपाल में डाल दिया। क्यों? कहाँ आक्रमण किया? लूटपाट की। कहाँ लूटपाट की? हुआ था। कहाँ किया? भारत से फुर्सत नहीं है। 130 करोड़ आपको नेपाल में आना चाहिए। और अमित शाह आप आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुक्तिनाथ का भ्रमण करना चाहिए दिल्ली का, और वहाँ के लोगों मोदी ने निम्तो दिया है योगा का। संसदीय दलमा र 20% केन्द्रीय कमिटीमा पुर्यायो भने दल बनाउन पाउने, दल फुटाउन पाउने, र जुन दलबाट निर्वाचित भएको छ र ती निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूलाई पनि स्थानीय तहका र प्रदेश तहका प्रतिनिधिहरूलाई पनि 21 दिनभित्र रोज्न पाउने, यो सिधै डकैती गरेको छ। र नेकपा एमालेको यो प्रति अत्यन्त ठुलो घोर भर्त्सना छ। र यो खालको क्रियाकलाप हिजो केपी ओली सरकारमा छैरहँदाखेरि, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर चलाइरहँदाखेरि, नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि संसद छलेर अथवा संसदकै हत्या गरेर केपी ओली हिँड्यो भनेर भन्नेहरू, त्यही संसदलाई जसरी पनि चाह्यो भनेर भन्नेहरू आज संसदको बैठक, संसदमा तमाम कामहरू छन्, धेरै विधेयकहरू अलपत्र परेर बसेको छ, तर त्यो सबै कुरालाई लत्याएर संसदको बैठकलाई छलेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ संसदको बैठकलाई रातारात अन्त्य गरेर अनि त्यस पछाडि कुनै दल विशेषलाई, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ जुन अध्यादेशको कुरा अगाडि आएको छ, यो नेकपा एमाले यसको पूर्ण विरोध गर्छ, भर्त्सना गर्छ र यो प्रति हाम्रो समर्थन रहने छैन। र हामी मूलतः नेपालमा खास गरी आज अफगानिस्तानमा भइरहेको घटनाको कारणले नेपाली नागरिकहरू त्यहाँ फसिरहेका छन्, त्यतातिर ध्यान छैन सरकारको, त्यतातिर ध्यान छैन। नेपाली जनतालाई कोरोनाको जुन दोस्रो लहर अझै अन्त्य हुन सकेको छैन, खोप राम्रोसँग लगाउनु पर्ने, पार्लियामेन्टभित्र त्यो विषयमा राम्रो छलफल हुन सक्थ्यो होला, र नेपाली नागरिकले नागरिकता पाइरहेको छैन, नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरू छलफल गर्नुपर्ने होला, पारित गर्नुपर्ने होला, त्यो सम्बन्धी कुनै ध्यान छैन सरकारको। जम्मा जम्मी सरकार किन आएको भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नु, र नेकपा एमालेमा पनि केही साथीहरू विभाजन गर्न कति सङ्ख्या चाहिन्छ होला भनेर क्यालकुलेसन गरेर 20% भए त पुग्छ होला भनेर अनि संसदीय दलमा र केन्द्रीय कमिटीमा 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले जसरी लाग्नु भएको छ। र ती सबै साथीहरूलाई एमाले पार्टीको तर्फबाट हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि कोही पनि मान्छेहरू नेकपा एमालेका कार्यकर्ता यदि सच्चा कार्यकर्ता हो, यदि देशभक्तिपूर्ण वास्तवमा अभियानमा आफूलाई नेपाल राष्ट्रको एउटा
स्वाभिमान र नेपाल राष्ट्रको गौरवको एउटा नेतृत्व गर्छ भने वास्तवमा एमाले विभाजनको पक्षमा देशभरिका कोही पनि कार्यकर्ता लाग्ने छैनन्। र म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, यही तपाईको कार्यक्रमबाट भन्न चाहन्छु कि माधव कुमार नेपाल यदि पार्टी बनाउन 20% संख्या बोकेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने देशभरिका कार्यकर्ताहरू त्यसको पक्षमा लाग्ने छैन। यदि जोड घटाव गरेर केन्द्रमा कहीँ कतै माथि पुर्याउने कोसिस गरेछ भने पनि सम्भवतः त्यो कोसिस पनि नपुग्ला, तर तल कार्यकर्ता र मतदाता बीचमा जाँदा उहाँहरू जिरोमा परिणत हुनुहुनेछ। त्यस भएको कारणले हामी पार्टीको तर्फबाट सबै कार्यकर्तालाई, सबै नेताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, कोही पनि टुटफुट र विभाजनको पक्षमा नलागौँ। तर नेपाली कांग्रेसको सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको इतिहास नै टुटफुटको इतिहासबाट आएको छ कि नेपाली कांग्रेस भित्र पनि 58 सालमा जति बेला तपाईको चाहिँ कांग्रेस पार्टीमा उहाँलाई आफ्नो भविष्य नदेखिसके पछाडि कांग्रेस पार्टी विभाजन गर्ने र अनि त्यस पछाडि तपाईको चाहिँ अन्य दलहरूको विभाजनको लागि संसद भित्रका कामहरूलाई पनि अनेक ढंगले गरेर संसदलाई समेत तपाईं बदनाम गराउने, सांसदहरूको किनबेचका खेलहरू गर्ने अनि त्यो ढंगले अगाडि बढ्ने नेता आज नेपाली कांग्रेसको सभापति छ। म यहीबाट भन्न चाहन्छु, जुन बेलासम्म नेपाली कांग्रेसको सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू रहनुहुनेछ त्यो बेलासम्म नेपाली कांग्रेसको पनि उन्नति हुने छैन र नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई राम्रो मुखले हेर्ने दिन पनि आउने छैन। त्यस भएको कारणले नेपाली कांग्रेसलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यदि लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यदि प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ, यदि लोकतन्त्रको कुरा गर्छ भने यस्ता खालको अलोकतान्त्रिक गतिविधिमा लाग्ने नेतालाई के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले गर्नुहोला। तर हामी सधैँभरि लोकतन्त्रको पक्षमा, नेकपा एमाले सधैँभरि वास्तवमा संविधानको रक्षाको पक्षमा। हिजो होला केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि रक्षा गरेन भनेर धेरैले आरोप लगाए होला, तर हेर्दै जानु होला सबैभन्दा बढी यो मुलुकको संविधानको रक्षा, यो मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा, यो मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा यही नेकपा एमालेले गर्दैछ, नेकपा एमाले नै अगाडि बढ्नेछ। त्यसो भएको हुनाले आजको दिनमा जुन खालको परिस्थिति मुलुकमा बन्दै गएको छ यो परिस्थिति नआओस् र यो परिस्थितिबाट हामीले मुक्त भएर वास्तवमा छिटोभन्दा छिटो यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि लानु पर्दैमा दलहरूको विभाजन गर्ने, टुटफुट गर्ने, अस्थिरता निम्त्याउने र मुलुकलाई सधैँभरि अस्थिरताको दिशातर्फ लगेर अनि मुलुकलाई चाहिँ बर्बाद गर्ने दिशातर्फ लिएर जाने वर्तमान अहिलेको सरकारको चाहिँ जुन मनसाय देखिएको छ यो मनसायप्रति आम नेपाली जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु कि सबैले खबरदारी गरौँ र यस्ता खालको गतिविधिको अन्त्य गर्नको लागि सबै लागौँ। धन्यवाद।